हाँ, उसका टाइटल था सिंधिया में सिकंदर, क्योंकि सिंधिया ये देश था ना पूरा, और अलेक्जेंडर सिकंदर, ये सब बगैर किसी सिक्योरिटी के सारे सफ़र किए आराम से, कोई मुश्किल नहीं थी। पीटीवी के हालात थोड़े बेहतर इसलिए थे कि उस वक़्त मुनीज़ा हाशमी जो थीं वो जनरल मैनेजर लाहौर की थीं। स्टोनमैन की किताब है द ग्रीक एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये सिकंदर फिर एक फ़ातेह था या एक एक्सप्लोरर था? को एक एक्सप्लोरर था, कातिल भी था, बड़े बंदे मारे उसने। एरिस्टोटल अनपढ़ आदमी था, उसे पता था कि आगे चीन भी है, और 3 रियासतें थीं उस ज़माने में जो इल्म व फ़ज़ल में बहुत आगे थीं, इंडिया, चीन और फ़ारिस। और मतलब इंडिया तो ख़ैर बहुत ही आगे था ना। पहली दूसरी जंग में इसके पास फ़ारिस की सल्तनत का सारा ख़ज़ाना लग गया, तो फिर बड़ा सख़ी था, बाँटा करता था खूब इधर-उधर। अलेक्जेंडर उसके पीछे भागा और वो दरबान से नेज़ा लेके उसको घोंप दिया। 3 दिन फिर रोता रहा कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया। 4 दिन बाद क्वाइनस बीमार होता है, मर जाता है। आज तक नहीं पता चला, लेकिन मुझे कि उसको ज़हर दिया गया होगा कि खाना ख़राब बड़ा टप-टप के गल्लां करदा है। तो कहते हैं कि फ़ायदा होगा कि नहरें निकालेंगे तो वो ग्रीन फ़ॉरेस्टेशन और ये और वो इस तरह की चीज़ें। वो यानी पानी कहाँ से लेके आएँगे? हम सतलज का जो फ्लड वाटर है वो इस्तेमाल करेंगे। और भाई, सतलज में फ्लड कब आते हैं? डेल्टा एक और ही दुनिया थी। कोकोनट के ऐसे-ऐसे ग्रोव्स थे वहाँ पे, झीलें थी मीठे पानी की। कुछ ना पूछें आप। बहुत ही मतलब वो फ़िल्मी सीन था पूरा डेल्टा जो था। हर जगह खारा पानी, वो जो गाँव आबाद थे वो वीरान, लोग बर्बाद। बड़ी-बड़ी ज़मीनों वाले जो लोग हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, वो 3-3 सौ एकड़ ज़मीन का मालिक जो है, वो छोटा-सा खोखा खोल के वो बैठा हुआ है, पान-बीड़ी बेच रहा है। 300 एकड़ का मालिक। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अ लाइन की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफनान। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान रशीद साहब। वो पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर ट्रैवलर हैं, ट्रैवल राइटर हैं और उन्होंने पीटीवी के साथ बहुत काम किया है, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं सफ़र पे। हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका ये सारा सफ़र किस तरह का रहा। कैसे हैं सर आप? मैं आपकी दुआ से ठीक हूँ बिल्कुल। सर, हम अपना जो पॉडकास्ट है वो शुरू ही आपके पीटीवी वाले सफ़र से करते हैं। आपने सिंध में सिकंदरिया के नाम से एक सीरीज़ की थी। तो आपका वो पीटीवी का दौर, वो काम, वो कैसा रहा वो सब? ज़रा उसके बारे में बताएँ। उसका टाइटल था सिंधिया में सिकंदर, क्योंकि सिंधिया ये देश था ना पूरा, और अलेक्जेंडर सिकंदर। तो वो जो थी ना जी, वो एक तो उस ज़माने में हालात बहुत बेहतर थे। यानी बाजौड़ में भी हमने बाजौड़ से शुरू किया, स्वात में ऊपर चले गए, फिर वहाँ से नीचे उतर के पंजाब से होते हुए सिंध, और फिर आवारान, होशाब, तुर्बत, पसनी, ग्वादर, ये सब बगैर किसी सिक्योरिटी के सारे सफ़र किए आराम से, कोई मुश्किल नहीं थी। और पीटीवी के हालात थोड़े बेहतर इसलिए थे कि उस वक़्त मुनीज़ा हाशमी जो थीं वो जनरल मैनेजर लाहौर की थीं, और वो ज़रा इंटेलेक्चुअल बंदी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ज़रा अनोखा काम करना चाहिए, ये घिसी-पिटी फूल पत्तों की हम जो दिखाते रहते हैं। अ, तो फिर ये किया गया, तो हालात दोनों तरफ बड़े अच्छे थे, मुल्क में भी और पीटीवी में भी। सही। अच्छा, तो ये जो आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा सिंधिया में सिकंदरिया, उसी से मुझे एक चीज़ याद आई कि स्टोनमैन की किताब है द ग्रीक एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। उसमें वो जो सिकंदर की जो एक्सपीडिशन है, उसे वो लॉन्गिंग टू गो बियॉन्ड के साथ जो है वो जोड़ता है। और उसमें वो एक और रिवायत भी जो है वो लिखता है कि जब सिकंदर को उसके उस्ताद अरस्तू ने कहा कि जब तुम हिंदू कुश को पार कर लोगे, तो तुम दुनिया फ़तह कर लोगे। तो आप ने जितना इस पे काम किया है, आपको क्या लगता है कि सिकंदर फिर एक फ़ातेह था या एक एक्सप्लोरर था? क्योंकि उस रिवायत से तो लगता है जिस तरह वो एक एक्सप्लोरर था। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? एक तो वो जो एरिस्टोटल वाली है ना रिवायत, कि उसने कहा कि तुम पूरी दुनिया कर लोगे। एरिस्टोटल अनपढ़ आदमी था, उसे पता था कि आगे चीन भी है, और 3 रियासतें थीं उस ज़माने में जो इल्म व फ़ज़ल में बहुत आगे थीं, इंडिया, चीन और फ़ारिस। और मतलब इंडिया तो ख़ैर बहुत ही आगे था ना। तो ये शायद उसने कहा नहीं होगा, ये बाद में आ गया। स्टोनमैन की जो दूसरी किताबें हैं अलेक्जेंडर की लेजेंड्स के ऊपर, उसमें भी शायद ये बात लिखी हुई है। तो ये जो है
अलेक्जेंडर को हमारे यहाँ जब वो टैक्सला में था, तो उसने अपना जो उसका स्टाफ ऑफिसर था ओनेसिक्रिटोस, उसको उसने भेजा कि वो जो फ़लसफ़ी हैं, उनको बुला के लेके आओ। टैक्सला के फ़लसफ़ियों की बड़ी धूम थी दूर-दूर तक। तो जो सबसे बूढ़ा आदमी था, उसका नाम 2 तरीके से लिखा गया हुआ है हिस्ट्री में, मंदानिस या दंदामिस। मेरे इंडिया में जो दोस्त हैं पढ़े-लिखे, वो कहते हैं कि वो दंदामिस होगा, क्योंकि वो दंदा स्वामी से दंदामिस बना दिया ग्रीक्स ने। उसके बाद जब ओनेसिक्रिटोस गया तो उसने कहा, सारी बात करने के बाद उसने कहा कि तुम्हारा बादशाह बंदा ठीक है वैसे, कि वो बंदे तो मारता फिर रहा है, लेकिन उसमें फ़लसफ़ा सीखने का भी शौक है, क्योंकि उसने इन्हें बुलाया था कि आओ। वो मंदानिस या दंदामिस तो नहीं गया, लेकिन दूसरे 2 फ़लसफ़ी गए। तो ये जो बात है ना कि टू सी बियॉन्ड, अलेक्जेंडर आप कह सकते हैं कि जिस वो ड्रिवन था कि मैंने जाके देखना है कि इंडिया के पार आखिरी जो अंत है जो इंडिया का, वहाँ आखिरी समंदर के किनारे मैंने खड़े होना है, इंडिया के आखिरी किनारों पे। तो उसके अंदर ये थी ये जुस्तजू जानने की कि है क्या आगे, वाक़ई थी। तो वो एक एक्सप्लोरर था, कातिल भी था, बड़े बंदे मारे उसने, लेकिन उसमें थी एक जुस्तजू कुछ जानने की भी। सर सिकंदर ने जितना इलाका जो है फ़तह किया है, तो वो उस बुनियाद पे उन्हें सिकंदर आज़म जो कहा जाता है, वो ठीक है फिर? मतलब वो सिकंदर आज़म ही है? अंग्रेज़ों की ये वो हाँ जी। कंस्ट्रक्ट है ना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन आप अलेक्जेंडर में बड़ी अच्छी-अच्छी खूबियाँ थी। मिसाल दे दूँ एक आध? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। एक तो सखी बहुत था। अच्छा। मतलब फ़िलिप तो एक छोटी-सी रियासत का सरदार ही था ना, कोई पैसा-पूसा तो नहीं था। पैसा तो इसके पास जब आया ना, जब इसने ग्रानिकस की दरियाए ग्रानिकस की जंग में दारा को शिकस्त दी, और वो सारा नहीं, आइसिस की जंग में बहरहाल पहली दूसरी जंग में इसके पास वो फ़ारिस की सल्तनत का सारा ख़ज़ाना लग गया। तो फिर बड़ा सखी था, बाँटा करता था खूब इधर-उधर, और तो सखी होना बड़ी बात होती है। और दूसरा ये है कि एक बार जब दारा को फाइनली शिकस्त हो गई और वो भाग गया, अभी उसके वज़ीर बेज़ोस ने उसे कत्ल नहीं किया था, वो भागा हुआ था। तो सिकंदर ने ये जो मादर मलका थीं और मलकाएँ थीं और शहज़ादियाँ थीं, उनको बड़ा इज़्ज़त और तकरीम के साथ अपने कैंप में साथ लेके चलता था। उनके तंबू उसी तरह लगते थे, उनके मुलाज़िम उनके पास उसी तरह होते थे। तो एक शाम ये लोग बैठे हुए थे सारे दोस्त, जर्नैल इसके, तो वहाँ से रोने की आवाज़ आई। तो अलेक्जेंडर ने कहा, पूछो जाके क्या मसला है? उन्होंने कहा कि जी उन्हें खबर आई है कि तुमने उसको दारियोश को दारा को मरवा दिया है। तो अलेक्जेंडर कहता है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अभी तक तो कोई खबर हमें नहीं आई, इन्हें किधर से आ गई है? तो अलेक्जेंडर और हिफाइस्टन उनको पूछने गए कि जी क्यों आप तहम्मुल तसल्ली रखें, कुछ नहीं है। अब अलेक्जेंडर 5 फुट 7 इंच का आदमी था, हुँ। हेफाइस्टन 6 फुट 4 इंच का था और अलेक्जेंडर से ज़्यादा खूबसूरत भी था। अच्छा। तो वो मादर मल्का ने जब देखा ना 2 बंदे आए हैं, तो उसने अस्यूम कर लिया कि वो जो लंबा-तड़ंगा बंदा है वो बादशाह होगा, और वहाँ पे सजदा करने का रिवाज था बादशाह को। तो मादर मल्का ने हेफाइस्टन को सजदा कर दिया। तो अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ के, अच्छा वो नहीं, वो उसे जो ख्वाजा सरा साथ आया ना, उसने कहा कि सही बादशाह है, दूसरा है भाई। तो वो ना हड़बड़ा के अलेक्जेंडर को सजदा करने के लिए इधर हुई, तो अलेक्जेंडर ने पकड़ के उसे खड़ा कर दिया और उसे कहता है, फिक्र नहीं माँ, ये भी अलेक्जेंडर ही है। ये बड़ी ज़र्फ़ की बात है। हुँ, अमेज़िंग। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें थी अलेक्जेंडर में। फिर आप अगर कहते हैं तो समरकंद में उसने क्लीटस, जिसने उसकी जान ग्रानिकस की जंग में बचाई थी, अलेक्जेंडर मर जाता ग्रानिकस में अगर क्लीटस ना होता। उसने गुस्से में आके शराब के नशे में, क्लीटस का सिर्फ एतराज़ ये था कि तुमने फ़ारसियों के तरीके क्यों अपना लिए? तो लड़ाई बहस मुबाहिसा हो गया। अलेक्जेंडर ने उठा के उसको सेब मारा, वो आपस में ये वो बाकी यार दोस्त जो थे वो क्लीटस को बाहर ले गए, वो भी नशे में था। वो फिर आया, फिर आके उसने कुछ किया।
अलेक्जेंडर उसके पीछे भागा और वो दरबान से नेज़ा लेके उसको घोंप दिया। 3 दिन फिर रोता रहा कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया। या जैसे यहाँ पे जब ब्यास के ऊपर जब बगावत हुई है, तो वहाँ पे जो स्पोक्समैन था सिपाहियों के लिए, वो क्वाइनस था जो उसका जर्नैल था। क्वाइनस ने कहा कि ये मज़ाक है, 11 साल हो गए हैं, हम ये सही कह रहे हैं लोग जो नहीं आगे जाना चाह रहे। हम 11 साल से तुम्हारे लिए जंगें लड़ रहे हैं, कोई अंत भी होना चाहिए, आखिर घर जाएँ हम भी। 3 दिन बाद 4 दिन बाद क्वाइनस बीमार होता है, मर जाता है। आज तक नहीं पता चला, लेकिन मुझे कि उसको ज़हर दिया गया होगा कि खाना खराब बड़ा टप-टप के गल्लां करदा है। इन्हू तो चुको ना। अमेज़िंग। चलें सर वापस सिंध की तरफ आते हैं। अच्छा सर एक और जो है हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल कह लें आप या मतलब वकील भी हैं एतज़ाज़ एहसन, उनकी किताब आपने यकीनन आपकी नज़र से गुज़री होगी इंडस सागा। उसमें वो ये कहते हैं कि जो दरियाए सिंध की तहज़ीब की वजह से पाकिस्तानी तहज़ीब हिंदुस्तानी तहज़ीब से मुख्तलिफ़ है। अब हम सिंध पे ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? आपने सिंध पे काम किए। पता नहीं जी किस तरह से मुख्तलिफ है। ढोलावीरा या राखी गढ़ी या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसमें क्या फ़र्क है? ये बिल्कुल एक ही तहज़ीब थी, कोई फ़र्क नहीं है। अब जो क्राफ्ट्स हैं वो भी एक ही हैं। मतलब छोटे-छोटे क्राफ्ट की वोकैब्युलरी में, आर्ट की वोकैब्युलरी में शायद कोई फ़र्क होगा, लेकिन कल्चरली बिल्कुल हम-आहंग और एक थी ये। वो पता नहीं एतज़ाज़ ने ये कैसे लिख दिया जी, मुझे तो समझ नहीं आई। कई बातें वैसे उस किताब की मुझे मैं उनके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। सही। सर ये जो आजकल सिंध में नहरों वाला मामला है उस पे आप कुछ हलकों में आजकल मशहूर भी हैं। आपका ज़िक्र भी मतलब कई जगहों में है कि आप मतलब आपने भी कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड किया है उसमें कि दरियाए सिंध जो है उसका नाम और ये और वो और बहस है। लेकिन ये जो नहरों का कुछ मामला है, इस पे जो लोग इतने सिंध के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है इस पे, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये मामला थोड़ा-सा ज़रा बताएँ भी कि वो क्या है? और उससे क्या नुकसान हो सकता है? वो तो कहते हैं कि फ़ायदा होगा, कि नहरें निकालेंगे तो वो ग्रीन फ़ॉरेस्टेशन और ये और वो इस तरह की चीज़ें। जो ये बात है कि जी फ़ायदा होगा, वो यानी पानी कहाँ से लेके आएँगे? पहली बात तो जो गलत वो करते हैं, वो ये है कि जी हम सतलज का जो फ्लड वाटर है वो इस्तेमाल करेंगे। और भाई सतलज में फ्लड कब आते हैं? 15-20 साल बाद एक बार, तो क्या तीर चला लेंगे आप उस पानी के साथ? वो बात बिल्कुल गलत है, वो हो ही नहीं सकती सतलज के फ्लड वाटर्स वाली। और दूसरी बात ये है कि जो नहरें खोदी जाएँगी, वो लेके आएँगी इंडस का पानी, जो कि पहले भी हम शंट कर रहे हैं ना। वो ज नहरों के ज़रिए इंडस का पानी झेलम में आता है, फिर चनाब में आता है, फिर नीचे रावी में आता है, जो कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल। तो पानी तो सिंधु से ही आ जाएगा, ठीक है? अब जो सिंध का पानी नीचे जाता है, हमारे यहाँ के जो जाहिल ब्यूरोक्रेट है ना, वो कहते हैं कि जी वो पानी ज़ाया हो रहा है। पानी ज़ाया नहीं हो रहा, वहाँ डेल्टा में ज़िंदगियाँ पल रही हैं उसके ऊपर। हुँ, वो मैंग्रोव उसके ऊपर पानी पे पलता है। देखिए जब तक कि दरिया का पानी आएगा नहीं और वो एक पीएच को एक सतह पे नहीं रखेगा समुद्र के पानी के साथ मिलके, मैंग्रोव आपके मर जाएँगे। और मैंग्रोव की जड़ों में श्रिम्प्स और प्रॉन्स पलते हैं। उसके ऊपर माहीगीर जो हैं वो अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप पानी सारा ही बंद कर देंगे, ये नहरें आप खोद लेंगे, तो फिर आप उनको तो मार देंगे। आप यहाँ पे पेट अपने मोटे कर लें, और फिर पेट मोटे और किसके कॉस्ट पे हो रहे हैं? वो जो पहले से सब्ज़ पंजाब है, वो सारा पानी आप उनका भी लेके इधर कर देंगे। जो वीरान पंजाब है उसको सब्ज़ करना है, और सब्ज़ पंजाब जो पहले से है उसको वीरान कर देना है। ये बिल्कुल अहमकाना बात है। मैं इन नहरों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। और वो सिंधी जो वकला बरादरी थी, उन्होंने जिस तरह से ये काम करके रुकवाई हैं, खुदा करे कि हमेशा के लिए ये रुक जाएँ, ये नहरें नहीं बननी चाहिए। हम डेल्टा का सत्यानाश कर देंगे। पहले से ही इंडस डेल्टा का सत्यानाश इसलिए हो रहा है कि पानी सिंधु में ना आने की वजह से सी इंट्रूजन हो रही है। हुँ, मैंने पहली बार डेल्टा देखा था 1979 में, मुझे बड़ा शौक था, मैंने कभी डेल्टा देखा नहीं हुआ था। मैं कराची जाके रहना शुरू हुआ तो मैं जाया करता था वीकेंड्स के ऊपर कि डेल्टा होता कैसा है। उस वक़्त ना गूगल अर्थ था, ना कुछ और था, मतलब वहाँ घूम फिर के ही देखना था। तो
میری یاد میں ڈیلٹا ایک اور ہی دنیا تھی۔ کوکونٹ کے ایسے-ایسے گرووز تھے وہاں پہ، جھیلیں تھیں میٹھے پانی کی، کچھ نہ پوچھیں آپ۔ بہت ہی مطلب وہ فلمی سین تھا پورا ڈیلٹا جو تھا۔ اور اب اب نہیں وہ ہے، بالکل بھی نہیں کچھ وہاں پہ؟ ہاں؟ اب اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں اب ایسا؟ ہر جگہ کھارا پانی، وہ جو گاؤں آباد تھے وہ ویران، لوگ برباد، بڑی-بڑی زمینوں والے جو لوگ ہیں جن کو میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے، وہ 300 ایکڑ زمین کا مالک جو ہے، وہ چھوٹا سا کھوکھا کھول کے وہ بیٹھا ہوا ہے، پان بیڑی بیچ رہا ہے، 300 ایکڑ کا مالک۔ تو ساری زمین ان کی بنجر ہو گئی۔ جی۔ اچھا سر، آپ نے مطلب ساری زندگی آپ کی سفر میں گزری ہے، جب سے آپ نے شروع کیا اور آج کے دن تک آپ سفر میں ہیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ سن آف سوئل اصل میں جو ٹائٹل بنتا ہے وہ آپ کا ہی یہ بنتا ہے، وہ مستاق پاس سے لے کے نوش کی پھر گوادر کی ساحلی پٹیوں تک آپ نے سفر کیا۔ تو جب پہلا سفر آپ نے کیا تھا اور آج کے دن تک جب آخری سفر آپ ختم کر کے آئے ہوں گے، تو آپ اپنے اس پورے سفر کو، اس پوری کتھا کو، اس زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں جو سفر میں گزر گئی ساری؟ پورے پاکستان کو آپ نے گھوما پھرا دیکھا، ہوں۔ تو یہ ایک دو لفظوں میں تو یہ ایک لرننگ ایکسپیرئنس تھی، اچھا لرننگ ایکسپیرینس؟ بہت کمال کا۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ آ، عام انسان میں ہوتا ہے نا جی، جس کو آپ نہیں جانتے تو اس کے لیے آپ کے اندر ایک تھوڑی سی پریجوڈس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہے، ایویں پینڈو ہے والا وہ پریجوڈس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی باعث نہیں رہتا، کوئی آپ کو برا نہیں لگتا۔ اچھا، تو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا سفر جو آپ کو آج تک یاد رہتا ہے؟ مطلب بہت سارے سفر آپ نے کیے ہوں گے، ہر ایک سفر نئے سفر سے مختلف ہوتا ہے، ہر ایک جگہ نئی جگہ سے مختلف ہے، مگر کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہو کہ اگر آج بھی موقع ملے اور جہاں آپ کوئی 25-30 سال پہلے گئے ہوں تو وہاں میں جا کر رہوں، یا کاش وہ جگہ آج بھی ویسی ہوتی تو میں وہیں چلا جاتا، وہ اس طرح کی؟ بلوچستان کے بارے میں یہ ہے، جیسے 90s میں بلوچستان میں اواگون پھرا کرتا تھا، اب میرا بہت دل کرتا ہے وہاں پہ بلوچستان میں ایک، جب میں 97-98 میں پہلی بار پنجگور گیا تو مجھے ایک بہت ہی پیارے صاحب سے میری ملاقات ہوئی، محمد حیاتان وہ تھے، اور وکیل تھے، ان کے ساتھ میری کئی 5-6 دن میں وہاں رہا، تو 2-3 شامیں میں نے ان کے ساتھ گزاری، ان سے بڑی داستانیں سنی، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی بیٹی سے میرا رابطہ ہے، میری بڑی روح ہے کہ میں کسی طرح پنجگور ایک بار دوبارہ جاؤں، ام، کیونکہ اس کے بعد میں دوبارہ گیا نہیں، یہ اپنا تربت، گوادر، پسنی اور ماڑا، یہاں تو کئی بار بعد میں بھی گیا، پنجگور ایک رہ گیا، تو وہ ایک بڑی پیاس ہے وہاں جانے کی۔ اور اسی طرح سے بلوچستان کے اور بہت سارے حصے، جیسے لسبیلا کے اندر دوریجی، یا آپ کا منگوچر، اور کلات کے جو مشرق کی طرف جو پہاڑ ہیں، سینٹرل براہوی ماؤنٹنز، وہاں جانے کی بڑی تمنا ہے۔ امیزنگ۔ اچھا سر، آپ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، تو اور آپ نے جو مطلب نوجوانوں کا شوق سفر جو ہے وہ اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ، مطلب وہ شوق جو ہے ان کو سفر کرنے کا، وہ اس شوق سے کتنا مختلف ہے جو آپ کو تھا یا آپ کو ہے، ایک چیز؟ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس جگہ جائیں وہاں کے بارے میں پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کا سفر اور علم جو ہے وہ ساتھ ساتھ گرو کرے، صرف جا کے مطلب ریپرز وغیرہ ہی پھینک کے نہ آ جائیں، بلکہ اس طرح جائیں کہ مطلب جہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں یا وہاں جا کے پڑھیں، تو اس چیز کو آپ کس طرح جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں نا، وہ تو صرف سیر سپاٹا کرنے جاتے ہیں، جیسے سردیوں میں نے کئی بار دیکھا ہے روہتاس میں ہوں، اسکولوں کے بچے آئے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو استادوں کو کچھ پتہ ہوتا ہے، اور نہ بچے کچھ پڑھ کے آتے ہیں کہ روہتاس ہے کیا، وہ جو سنی سنائی وہ جو چوکیدار کچھ بتا دیتا ہے۔ وہاں پہ ایک بہت ہی پیارا آدمی ہے، خالد سرور، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، اس نے تو ایک ایک انچ روہتاس کا گھوم کے دیکھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال سے وہاں پہ کیوریٹر ہے۔ وہ میں نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تانوں آ کے لوکی پوچھتے ہیں، کہندا جی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں ہے، تو پکنک منانے آتے ہیں، تو ہمارے لیے ٹیکسلا بھی پکنک کی جگہ ہے، میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ پکنک باسکٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اور پھر وہیں کوڑا ڈال کے آ جاتے ہیں۔
جو روहतास में भी है। हमारे यहाँ वो शौक नहीं है पंजाबियों में। ये मैं पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, पठानों को मैंने अभी इतना गौर से नहीं इस मामले में देखा। सिंधी हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मोहनजोदड़ो में सिंधी जब आता है, तो वो मोहनजोदड़ो को देखने आता है कि हमारे पुरखे रहते कैसे थे पहले। हम लोग सिर्फ़ पिकनिक करने जाते हैं, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं है, ना ही हमारे निसाब के अंदर वो है। अब एक स्कूल की बच्चियाँ एक बार 2 साल पहले उन्हें कटास राज दिखाने लेके गए, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी बताने वाला कोई नहीं था। वो अच्छी-भली 15-16 साल की बच्चियाँ थीं। वो तस्वीरें-शस्वीरें खींच के अपनी सेल्फ़ीज़ बना के वापस आ गईं। उन्हें अभी भी कुछ नहीं पता कि कटास राज है क्या? तो पढ़ने का जो हमारे अंदर जो बिल्कुल भी कल्चर अब रहा ही नहीं। और ये तो फिर बहुत मतलब आपने कह लें कि एक बहुत बड़ी डिमांड की है नौजवानों से कि वो जिस जगह जा रहे हैं, या तो उस चीज़ के बारे में पढ़ें या वहाँ जाके उसको अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जिस तरह आप आज देख रहे हैं बहुत गर्मी है आजकल और ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसमें ज़िक्र आता है हमारे माहौल के दरख्तों का। लाहौर के दरख्त हैं या पुराने दरख्त जिनका ज़िक्र आता है, उसमें बरगद, नीम और पीपल के दरख्त जो हैं उनका एक तहज़ीबी हिस्सा भी बहुत रहा है, सकाफ़ती विरसा भी वो एक तरह से हमारा होते हैं। ये हमारी नशो-नुमा में बहुत जो है वो हमारा साथ देते हैं। तो अब आपने पुराना लाहौर भी देखा है, पुराना पाकिस्तान बल्कि आपने देखा है और अब नया भी देखा है आपने। तो वो किस तरह सारा कुछ ख़त्म हो गया और आप कितनी अहमियत समझते हैं दरख्तों की जो है वो? और उसके साथ-साथ एक और चीज़ कि हमने यहाँ भी मतलब अपने जो कॉलेज में जो बच्चे हैं, उनकी इंटरनल असेसमेंट में नंबर रखे हैं इस बात के कि वो एक पौधा लगाएँगे और उसको बड़ा होते हुए साथ-साथ उसको कैप्चर करेंगे। ये नहीं कि बस लगा दिया तो बस ठीक है, तो उसके उनको कुछ परसेंटेज दी जाएगी। एक तो बच्चों को ये बताएँ कि जी कोनोकार्पस नहीं लगाना या सफ़ेदा नहीं लगाना। ओके। ये तो हमारे दुश्मन पेड़ हैं, हुँ। पानी हमारा पी रहे हैं। जो ये हमारे लाहौर में की बात ही करता हूँ मैं, ख़ैर जनरल बात है। हमने बड़ी बेदरेग हमने पेड़ काटे हैं। हमारे यहाँ ये है कि अगर एक मुझे प्लॉट मिलता है ना, उसके बाहर भी अगर एक पेड़ है ना, तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये है कि रुख ना वढ़ना है, दरख़्त नहीं होना चाहिए। वो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वो जब रेस्टोरेंट खुला, तो उन्होंने वो सामने एक शीशम था, उसको ट्रिम कर दिया, सिर्फ़ टुंड-मुंड रहने दिया। लेकिन वो फिर फूट पड़ा, वो फ़ेल हो गया रेस्टोरेंट। मैंने अपने वीलॉग में कहा कि मेरी दुआ ये है कि ये फ़ेल हो जाए, और वो वाक़ई फ़ेल हो गया। उसके बाद एक और बंदे ने आके खोल लिया रेस्टोरेंट। उस खाना ख़राब ने क्या किया कि उसने दरख़्त जड़ से ही बिल्कुल मुड़ से ही काट दिया। वो फूटना शुरू हुआ, उसने फिर काट दिया, अब वो फिर फूट रहा है। लेकिन वो जाहिल आदमी है, वो काट देगा। ये देखिए, हम दरख़्त जितने हमने दरख़्त काटे हैं, उनकी जितनी लकड़ी है, वो जलाई गई। उसमें जो कार्बन था, वो हमने दोबारा से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, और कार्बन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बिल्कुल। हमें समझ ही नहीं आ रही अभी तक कि हमें बड़े हुजम के दरख्त लगाने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अपने अंदर समो सकें। बड़े हुजम से मेरा मतलब है बोड़, पीपल, नीम, टाली भी, हुँ। और इसे बड़ा होने दें। हम क्या करते हैं कि जी हमने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे पेड़ काट के उसकी जगह उल्टा अशोका लगा देते हैं, जिसकी इतनी सी वो तना ही मोटा नहीं होता, इतना सा वो तना है उसका। और या आजकल कोनोकार्पस के पीछे पड़े हुए हैं कि जी बड़ी छेती वध है। ओ भाई, बड़ी छेती है जहन्नम में पहुँचने की आपको। कोनोकार्पस की वजह से गर्मी बढ़ रही है। आप कहीं आप कोनोकार्पस के झुंड में गर्मियों में मुझे बैठ के दिखा दें, आप बैठ नहीं सकते, साँस घुटता है आपका। और वही आप पिलकन के पेड़ के नीचे बैठ जाएँ, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाएँ, ठंडी छाया है उसकी। अमेज़िंग। अच्छा सर, एक आखिर में छोटा-सा हमारा रैपिड फायर है, तो वो हम करना चाहेंगे? हुँ, नहीं ज़्यादा कोई इतना वो नहीं है। शुरू करें? वन फॉरगॉटन प्लेस इन पाकिस्तान दैट एवरीवन मस्ट विज़िट। one place in Pakistan that everyone must visit. फॉरगॉटन प्लेस, For गॉटन प्लेस, फॉरगॉटन। forgotten place, बड़ी सारी forgotten places हैं जी।
और एक तो और एक ये चोलिस्तान में बिजनौर का किला था वो, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि जी वो तो अब पत्थर ही उसके निकाल के लोकल लोग ले गए, अपना घर बना लिए। एक वो था। बलूचिस्तान एक फ़ॉरगॉटन जगह है, वहाँ तो अब आप जा नहीं सकते, लेकिन बलूचिस्तान तो भरा पड़ा है, वो ऐसी फ़ॉरगॉटन जगह हैं, खारान के अंदर ऐसी-ऐसी जादूगरी की जगह हैं, चट्टानों के ऊपर अरबी की वो इबारतें लिखी हुई हैं और किसी को ये नहीं पता कि उस रास्ते से आया कौन था, ये किसका नाम लिखा हुआ है, वो जो भी नाम ओके, बलूचिस्तान आप कह रहे हैं एक है, फॉरगॉटन प्लेस है। वो बिल्कुल फ़ॉरगॉटन प्लेस है। माउंटेन, डेजर्ट्स और रिवर्स, व्हिच वन स्पीक्स टू योर सोल? व्हिच वन? स्पीक्स टू योर सोल? एक पहाड़ है बैफो ग्लेशियर के ऊपर, इसे बैंथा ब्रक कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसका नाम दियोगर है। वो जब भी मैं देखता हूँ ना जी, तो कुछ होता है। ज़्यादा ऊँचा नहीं है, 23-24 हज़ार फुट है बस। लेकिन हाँ, नहीं, ऊँचा तो है, थोड़ा-सा ऊँचा है। अच्छा, कोई एक ऐसी किताब ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिसको पढ़ने के बाद आपको ट्रैवलिंग का शौक हुआ? बिल्कुल पहली। और वो पहली किताब जो मैंने पढ़ी ना जी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से लेके द एम्प्टी क्वार्टर थी या अरेबियन सैंड्स थी। विल्फ्रेड थेसिगर की किताबें हैं। मेरा ख़्याल है एम्प्टी क्वार्टर थी। वो सऊदी अरब के बारे में है। वो जो सऊदी अरब का ओमान के ऊपर जो हिस्सा है ना, उसे रब्बुल खाली नक्शों पे आज भी लिखा हुआ है, द एम्प्टी क्वार्टर। वहाँ कोई नहीं था, जंगल बियाबान है, रेता है बस। तो वो उसके बारे में थी। वो किताब पढ़ के ना कुछ मुझे हुआ कि ये भी एक करने का काम है, दुनिया को घूमना। ओके। कोई एक माउंटेनियर जो आपको बहुत पसंद हो एंड यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी विद हिम? वो तो 1977 में गुज़र गया, वो था एरिक शिप्टन। हुँ, जिसको मैं बड़ा एडमायर करता हूँ और उसे अपना हीरो भी मानता हूँ। और वो सिर्फ़ उसकी माउंटेनियरिंग prowess या स्किल की वजह से नहीं, क्योंकि वो एक बिल्कुल ज़मीनी आदमी था। उसमें कोई अना, कोई फूँ-फाँ कोई कुछ नहीं था। और वो जो जिन लोगों के साथ वो चलता-फिरता था, ख़्वाह वो शेरपा थे या हमारे बल्ती थे, वो उनको अपने बराबर समझता था। ओके। आखिरी ये है बस हमारा सवाल कि पेन और नोटबुक या जीपीएस और ड्रोन? क्या है आपका इससे? पेन और नोटबुक। पेन और नोटबुक। यू आर अ देसी पर्सन, मतलब आप इसलिए उसको। मैं रिवायती आदमी हूँ। वैसे अब जीपीएस रखता हूँ, हुँ, क्योंकि वो आके मुझे फिर गूगल अर्थ पे लोकेट करनी होती है, फिर ज़रा उसकी जो ले की ज़मीन के ले की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आप आसानी से दे सकते हैं। एक तो आप ज़मीन पे खड़े होके देख रहे हैं, फिर अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आप मज़ीद उसको ज़रा एग्ज़ैक्टली। कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी। वॉइस ऑफ अ लाइन को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।